क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या है। सॉल्वेशन एनर्जी मैंने आपको समझाया भी था कि व्हाट इज सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। अब उसके अंदर मैंने एक बात आपसे कहा था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है पोलर चीज में पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। मैंने कहा भी था कि एक एग्जाम्पल हमने किया था वो थर्मोकोल वाला, मैंने कहा था कि आप वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फैक्टर ऑन विच सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड्स आर। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, आयनिक साइज। सबसे पहला है आयनिक साइज, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आयनिक साइज क्या है? आयनिक साइज इसको थोड़ा लिखिए, राइट। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन या एनायन, smaller the size of cation या anion, large number of solvent molecules, large number of solvent molecule accumulate over the ion, large number of solvent molecule accumulate over the ion causing high solvation energy। कह रहे हैं अगर मेरा आयनिक साइज छोटा है, accumulate over the ions causing high solvation energy। अगर मेरा आयनिक साइज छोटा है तो इस आयनिक साइज के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसकी संख्या इसके वजह से ज़्यादा है। अब कहिएगा सर साइज छोटा है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कैसे होंगे? तो उसका कारण है ज़्यादा होने का कि जब आप इस छोटे साइज के आयन की बात कर रहे हैं तो इसका पावर ऑफ पोलराइजेशन ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? पावर ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा है। पावर ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट करेगा, वेयर एज जिसका साइज बड़ा होगा वो कम वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी। यानी इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। अगर ये बड़ा तो ये छोटा, और अगर ये छोटा तो ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो ये आप उसके नीचे बना लीजिए। और ये एक तरह से इसका कंक्लूजन हो गया कि आयनिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन एनर्जी है। तो आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी, आयनिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू radius of ion, radius of ions, radius of ions। डन। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, आयनिक चार्ज। लिख लिए, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो साइज के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है। अब ये देखिए ये सब ना प्रॉपर्टीज है जो हम लोग किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी, इसके ऊपर क्वेश्चन आप सोचिएगा सर कैसा आएगा। तो आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो इसी के ऊपर आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज पॉइंट नंबर 2 इज
ionic charge. Point number 2 is ionic charge. Point number 2 is ionic charge. तो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा. लिखिए, हायर द चार्ज, हायर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. Higher the charge, higher will be the attraction of solvent molecule, attraction of solvent molecule, attraction of solvent molecule towards ion, causing increase in solvation energy, increase in solvation energy towards ion, causing high या increase in solvation energy. तो चार्ज कम है तो पानी का खिंचाव भी क्या होगा, रिलेटिवली कम होगा. जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे नंबर ऑफ आयंस की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. नंबर ऑफ आयंस की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. और जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा. उसका कारण है कि चारों तरफ से इसको घेर लिया जाएगा. उसका कारण है हायर द चार्ज मोर इज द, हायर द चार्ज मोर इज द, ये ज़्यादा तो ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो ये आपका सॉल्वेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. और यहाँ पर एक नोट डाल के जरूर से एक बात लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डाल के, वेरी इंपॉर्टेंट डाल के आप एक बात लिख लीजिएगा. चार्ज डोमिनेट्स ओवर साइज. अगर चार्ज साइज कोई 3 मॉलिक्यूल्स का सेम है, यानी 3 एटम्स का सेम है, तो जो चार्ज है वो डिसाइड करता है साइज के कंपैरिजन में. चार्ज डोमिनेट्स ओवर साइज. चार्ज जो है वो साइज के ऊपर क्या करता है, डोमिनेट करता है. डन. लास्ट पॉइंट नंबर 3, आयनिक चार्ज टू साइज रेशियो. चार्ज टू साइज रेशियो पॉइंट 3 है, आयनिक चार्ज टू साइज रेशियो. आयनिक चार्ज टू साइज रेशियो. चार्ज टू साइज रेशियो मतलब Q बाई R. चार्ज टू साइज रेशियो मतलब Q बाई R. सॉल्वेशन एनर्जी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने पढ़ा था, सॉल्वेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एंड सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इन दोनों को कंबाइन करने के बाद सॉल्वेशन एनर्जी का आपने क्या फॉर्मूला लिख दिया, आपने फॉर्मूला लिखा कि चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा. इसमें कह रहा है कि अगर चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा है तो सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है. और अगर चार्ज टू साइज रेशियो कम है तो सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी. ये ज़्यादा दो ही तरीकों से हो सकता है. एक, या तो इसका चार्ज ज़्यादा हो जाए या इसका
रेडियस कम हो जाए, और ये कम दो ही तरीके से हो सकता है, या तो इसका चार्ज कम हो जाए या इसका रेडियस ज़्यादा हो जाए। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद जो ओवरऑल आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको खाली चार्ज नहीं देखना है कि खाली साइज नहीं देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको चार्ज टू साइज का रेशियो चेक करना है। डन। फिर भी सॉल्वेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास 3 एटम ऑफ सिमिलर साइज है तो सॉल्वेशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसके पास चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। अब आप बोलिएगा सर साइज कंसीडर नहीं करेंगे, साइज कंसीडर किए, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उसका इनडायरेक्टली देखिएगा साइज भी क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, उसका एक लॉजिक है। मान लीजिए हम एल्युमिनियम की ही बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसके ऊपर चार्ज +3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, और प्रोटॉन कितने हो गए 13। अब 13 लोग अगर 10 लोग को मिलकर खींचेंगे तो उसकी साइज को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, नहीं कर देंगे। न्यूक्लियस के अंदर 13 लोग हैं जो प्रोटॉन है, और बाहर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो उसको अगर अंदर के 13 लोग 10 लोगों को खींचेंगे तो उसका साइज छोटा होगा कि नहीं होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा एक्चुअली उसका साइज भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास बोल रहे हैं, चार्ज टू साइज रेशियो क्या हो गया, चार्ज भी ज्यादा और साइज भी कम। तो ओवरऑल अगर कोई प्लस है, कोई +2 है और कोई +3 है, तो आपका आंसर क्या होगा, +3 होगा। +3 का हाइड्रेशन सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। तो मुख्यतः आपको याद क्या रखना है, सॉल्वेशन एनर्जी में 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक है उसका साइज, दूसरा है उसका चार्ज, पर ओवरऑल जो आंसर आएगा वो किसके बेसिस पर आएगा, चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर। और अल्टीमेटली चार्ज टू साइज रेशियो किसका ज्यादा होता है, जिसका चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपका सीधा सीधा आंसर निकालने के लिए आपको क्या याद रखना होगा, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा। सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो आपका सॉलिड था वो आसानी से क्या कर जाएगा, उस पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व कर जाएगा, क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है अगर लैटिस एनर्जी से, तभी वो पर्टिकुलर सॉलिड उसमें क्या करता है, डिसॉल्व करता है। ये हम लोग पढ़े थे ना, बस यही बात है। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ, ये 3 बात समझ में आ गया। ये मेन पॉइंट यही है, इसको आप अपना चाहेंगे तो डब्बे में भी बंद कर सकते हैं, आप इसको डब्बे में बंद कर लीजिए कि जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। बस ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है। सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी, या इसी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलेंगे अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है, पानी है। तो मैं इसे हाइड्रेशन एनर्जी भी लिख देता हूं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अपना जो भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो पानी के साथ ही पढ़ते हैं। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि ये क्या है, वाटर ही है, ठीक है। तो ये पानी के साथ ही हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, ठीक। अब देखें, पहला है फर्स्ट एप्लीकेशन है साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछता है, क्या पूछता है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। आपसे सवाल में पूछेगा, 4 मॉलिक्यूल दे देगा, आपसे कहेगा बताइए किसका हाइड्रेटेड आयन बड़ा होगा और किसका हाइड्रेटेड आयन छोटा होगा। ये आपसे सवाल में पूछेगा। सवाल रहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड आयन फॉर द फॉलोइंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ऐसे सवाल दे देगा, आपको उसका आंसर करना है। तो इसका पहले लिखिए, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर इज द हाइड्रेशन। अभी हम लोग पढ़े थे, वहीं से हम लोग लिख रहे हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर इज द हाइड्रेशन, ग्रेटर इज हाइड्रेशन। अब इसका क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था आज ही की क्लास में कि सॉल्वेशन एनर्जी इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये अगर छोटा होगा तो सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा, सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है, अगर ये सॉल्वेशन एनर्जी है तो मैंने कह सकता हूं हाइड्रेशन एनर्जी भी है, तो इसको मैं हाइड्रेशन एनर्जी भी कह सकता हूं।
हाइड्रेशन एनर्जी मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ लगे हुए होंगे। तो अगर मेरे पास दो एटम है, ध्यान से देखिएगा, एक है लिथियम +1, एक है सोडियम +1, तो एज सच साइज किसका ज्यादा होगा? तो मैं जो इस कलर से बना रहा हूं, ये इसका मैं साइज बना रहा हूं। किसका साइज? किसका साइज? इस एटम का साइज बना रहा हूं। लेकिन हम लोग को एटॉमिक साइज से मतलब नहीं है, हम लोग को किससे मतलब है? हम लोग को हाइड्रेटेड आयन से मतलब है, यानी साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। साइज ऑफ हाइड्रेट, चूंकि इसका साइज छोटा है तो इसके चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसका जो हाइड्रेशन आयन होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। वो क्या होगा? इसका जो हाइड्रेशन आयन होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। वेरएस इसका जो हाइड्रेशन आयन होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। आपको ऑर्डर किसका पूछा है? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो हाइड्रेटेड आयन किसके लिए बड़ा है? लिथियम के लिए कि सोडियम के लिए? लिथियम के लिए बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसके एटम का साइज छोटा है। एटम का साइज छोटा है मतलब सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा। सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा माने हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मतलब हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, मतलब पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा उसके अगल बगल में चिपक के रह रहा है, ज्यादा चिपक के रह रहा है, मतलब इसका आयनिक साइज, हाइड्रेटेड आयन का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसका हाइड्रेशन आयन बड़ा होगा, इसका हाइड्रेशन आयन छोटा होगा। डन। तो ये जो बाद में जिस कलर से बनाया है वो हाइड्रेटेड आयन है। दिस इज दी आर हाइड्रेशन एंड दिस इज दी आर हाइड्रेशन, बट इसका हार हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन उसका हार हाइड्रेशन बिकॉज रेडियस छोटा, हाइड्रेशन रेडियाई बड़ा। तो एटम का रेडियाई छोटा मतलब हाइड्रेशन का रेडियाई बड़ा। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन रेडियाई। सवाल में पूछता है किसका हाइड्रेशन रेडियस बड़ा है या छोटा है, तो जिसका हाइड्रेशन रेडियस बड़ा होगा उसके बारे में आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। 2 की ओर चलें। राइट। पॉइंट नंबर 2, मोबिलिटी ऑफ द आयन। अब थोड़ा ध्यान से यहां समझने वाली बात है। देखिए, मोबिलिटी मतलब क्या? मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। मोबिलिटी मतलब क्या? मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। किसका मूवमेंट ज्यादा होगा? जिसका साइज बड़ा है कि जिसका साइज छोटा है? जो छोटा होगा झट 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 घूम। आप देखिए कभी जाम लगता है तो मोटरसाइकिल वाला तुरंत निकल जाता है, कार वाला खड़ा रहता है, क्योंकि कार वाले को तो ऐसे नहीं ना उड़ा के ले जाएगा। ये बाइक वाला तो कहीं किधर कहीं कहीं से भी घुसा के पार कर देता है। तो हाइड्रेशन रेडियाई अगर किसी का बड़ा है तो उसकी मोबिलिटी, और जिसका हाइड्रेशन रेडियाई छोटा है उसकी मोबिलिटी, क्योंकि आयन तो वो हमेशा हाइड्रेशन में ही बनाएगा। आयन तो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में, तो आयन जब बनेगा वो एक्वस में बनेगा। तो अगर एक्वस की बात कर रहे हैं तो जिसका हाइड्रेशन रेडियाई बड़ा है उसकी मोबिलिटी, और जिसका हाइड्रेशन रेडियाई छोटा है उसकी मोबिलिटी। तो अगर लिथियम और सोडियम में मैं बात करूं तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? सोडियम की मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और लिथियम की मोबिलिटी क्या होगी? कम। सवाल पूछेगा मोबिलिटी ऑफ आयन किसका ज्यादा है, लिथियम का कि सोडियम का? एक्वस लिख देगा, Li एक्वस, Na एक्वस, उसके नीचे आप कर दिया पोटेशियम एक्वस, रूबियम एक्वस। आपसे ऑर्डर पूछ लेगा। कर पाएंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी एक पहले इसका मोबिलिटी का क्लियर करते हैं। मोबिलिटी मतलब जिसका हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, और जिसका हाइड्रेशन रेडियाई कम उसकी मोबिलिटी ज्यादा। यानी यहां से मुझे यह समझ में आ रहा है कि हाइड्रेशन रेडियाई जो है, यानी यहां से मुझे यह समझ में आ रहा है कि मोबिलिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन रेडियाई के। हाइड्रेशन रेडियाई के। और अगर मैं चाहूं कि इसको मैं नॉर्मल रेडियस से कंपेयर करूं तो मोबिलिटी
हाइड्रेशन रेडियाई किसका ज्यादा होता है? हाइड्रेशन रेडियाई ज्यादा किसका होता है? जिसका एक्चुअली आयनिक साइज छोटा होता है। तो कह सकते हैं ना कि मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। ये वाला बात समझ में आया? जिसका आयनिक रेडियस छोटा है उसका हाइड्रेशन रेडियाई बड़ा है, और जिसका हाइड्रेशन रेडियाई बड़ा है उसकी मोबिलिटी कम है। तो जिसका आयनिक रेडियाई कम है उसकी मोबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? तो मोबिलिटी और आयनिक रेडियाई में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। वेरएज मोबिलिटी और हाइड्रेशन रेडियाई में कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट। ये बात समझ में आया? सवाल में अच्छे से पढ़ना है क्या पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है हाइड्रेशन रेडियाई के साथ तो ये रिलेशनशिप काम करेगा, और अगर पूछेगा आयनिक रेडियाई के साथ तो क्या रिलेशन काम करेगा? ये रिलेशन काम करता है। आयनिक रेडियस के साथ क्या काम करेगा? ये रिलेशन काम करेगा। डन? लॉजिक क्लियर? पॉइंट लिख लीजिए। द आयन विच हैज ग्रेटर हाइड्रेशन, द आयन विच हैज ग्रेटर हाइड्रेटेड रेडियाई is bulkier to move and therefore greater hydration radii is bulkier to move, therefore it has low mobility, आपसे सवाल पूछेगा LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, और सबके सामने क्या लिख दिया? एक्वस लिख दिया। आपसे कह रहा है बताइए ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी। क्या पूछ रहा है? ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी बताइए। ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयन बताइए। क्वेश्चन ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो किसका सबसे ज्यादा मोबिलिटी होगा? आयनिक एक्वस सॉल्यूशन में कौन सबसे ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा? अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े रहते तो आप कहते जिसका साइज छोटा वो आसानी से तुरंत भाग जाएगा, लेकिन जिसका साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेटर रेडियाई क्या होता है? बड़ा हो जाता है। इसलिए ये सबसे बल्कियर होगा और ये सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होता है उसकी मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी? इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम LiCl की। तो अगर ये टॉपिक ना पढ़ाया जाए और सीधे क्वेश्चन आपको दे दे तो आप आंसर क्या लिखते? LiCl लिख के आते, लेकिन अब आप क्या आंसर लिखेंगे? CsCl लिखेंगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? डन? क्लियर है? तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ऑर्डर लिखने वाला। अब ऐसा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का सिलेबस में, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है ना 4 ऑप्शन बना के। एक में कह दे ये बड़ा है, एक में कह दे वो बड़ा है, एक में कुछ आगे पीछे कर दे, कुछ भी 4 ऑप्शन बना सकते हैं। इसमें से एक ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मोबिलिटी के साथ एक रिलेशन है। जिसकी मोबिलिटी ज्यादा, जिसकी मोबिलिटी जो ज्यादा अच्छा मूव करेगा वही ना कंडक्ट करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और वाइस वर्सा, अगर मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है तो मोबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। यानी यहां से मुझे एक बात समझ में तो आ गया कि ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोबिलिटी के। अच्छा, मोबिलिटी हाइड्रेटेड आयन के साथ कैसे रिलेटेड था? मोबिलिटी हाइड्रेटेड आयन के साथ कैसे रिलेटेड था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये भी उसके साथ कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा, क्योंकि ये दोनों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
और मोबिलिटी उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये भी हाइड्रेशन रेडियाई के साथ कैसा रिलेशन होगा? इन्वर्स रिलेशन होगा। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो लॉजिक से सोच लीजिए, जिसका हाइड्रेशन रेडियाई बड़ा उसकी मोबिलिटी कम, और जिसकी मोबिलिटी कम उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम। हाइड्रेशन रेडियाई किसका बड़ा था? जिसका आयनिक साइज छोटा था। तो यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? आयनिक साइज के, यानी आयनिक रेडियाई के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो भी सवाल आपको पूछेगा, क्या आप उसका आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? दे सकते हैं ना। अब किसी का आयनिक रेडियाई अगर ज्यादा है, आयनिक रेडियाई ज्यादा मतलब हाइड्रेशन रेडियाई कम, हाइड्रेशन रेडियाई कम मतलब मोबिलिटी कम, मोबिलिटी कम, गलती बोल दिया, आयनिक रेडियाई ज्यादा तो हाइड्रेशन रेडियाई कम, हाइड्रेशन रेडियाई कम तो मोबिलिटी ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा। यानी ये अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए दोनों क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? अगर लॉजिक क्लियर है तो फिर ये सब समझ में आ जाएगा। लॉजिक क्लियर नहीं है तो एग्जाम में आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाले है तो मुझे भी नहीं पता होता है। पता होता है क्या? क्या? बिल्कुल पता नहीं होता है। डन। चलिए फाइनली नोट डाल के 2 बातें लिखिए। अच्छा, ये दोनों जो हमने पढ़ा अभी, ये जो 2 टॉपिक अभी पढ़े हैं, इसका अगर मैं मोबिलिटी वगैरह ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, NaF, NaCl, NaBr, NaI, और आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, आपसे क्वेश्चन में पूछ ले फाइंड द ऑर्डर ऑफ solubility of following compound of given compound। ये अगर मान लीजिए आपको सवाल पूछ लिया, अब आप इसका आंसर कैसे करेंगे? फाइंड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन कंपाउंड्स। क्या कांस्टेंट किया है? सोडियम कांस्टेंट है, और आपको क्या निकालने बोला है? सॉल्युबिलिटी निकालने बोला है। कैसे निकलेगा बताइए? हाँ, किसका ज्यादा होगा? सॉल्वेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई, पढ़ाए थे ना। सॉल्वेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई, R प्लस प्लस R माइनस, ऐसा लिखवाए थे। अब अगर ये क्वांटिटी कम है तो ये क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी इसके हिसाब से तो इसकी सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं सबसे सॉल्बिलिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर इसकी और फिर, लेकिन ये जो आंसर अगर आप लिखिएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बोलिएगा सर आप थ्योरी इसका मतलब गलत पढ़ाएं, आप थ्योरी इसका मतलब गलत पढ़ा दिया। थ्योरी गलत नहीं पढ़ाएं। अब आपने 2 फैक्टर पढ़ लिया। एक फैक्टर क्या पढ़े? लैटिस एनर्जी। एक फैक्टर क्या पढ़े? सॉल्वेशन एनर्जी। 2 फैक्टर पढ़े ना, और कहा कि जब जब सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से, तब तब आपका वो पर्टिकुलर सॉलिड डिसॉल्व कर जाएगा। डिसॉल्व करेगा मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यहां तक का कहानी क्लियर है।
अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आयनिक एनर्जी में जाके देखिए ना, जो लैटिस एनर्जी में जाके देखिए क्या रिलेशन है। फैक्टर उसका भी पढ़ाए थे ना, फैक्टर उसका पढ़ाए थे, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। उसके अंदर पहला पॉइंट क्या था, साइज वाला आयन लिखवाए हैं, साइज में डायरेक्टली है इनवर्सली है, और साइज नहीं मतलब हाँ साइज के साथ डायरेक्टली है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा हो गया, ये कम है तो ये ज्यादा हो गया। पता कैसे चलेगा कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? लफड़ा में फंस गए ना, नहीं आया बात समझ में। एक आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि अगर आपका साइज ज्यादा होगा तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एक आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि अगर आपका रेडियस कम है तो आपकी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इस दोनों फैक्टर को अगर आप एक साथ कंबाइन कीजिएगा, इस दोनों फैक्टर को अगर आप एक साथ कंबाइन कीजिएगा तो आप यहां पर एक कंफ्यूजन में फंस जाएंगे कि हम ये निकालेंगे कैसे कि भाई कौन सा डोमिनेट करेगा। इसको समझने के लिए दो नोट डाल के पॉइंट लिखिए और उसी से इसका आंसर करना है, राइट। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, आंसर उसी से आएगा जो अभी मैं लिखवाने जा रहा हूं। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, when the difference between the radii of cation and anion of ionic compound, when the difference between the radii of cation and anion of ionic compound is larger, when the difference between the radius of cation and anion of ionic compound is larger, the solvation energy dominates over lattice energy. The solvation energy dominates over lattice energy. The solvation energy dominates over lattice energy. Point number 2, when difference between the radius of cation and anion, when difference between the radius of cation and anion of ionic compound is smaller, the lattice energy dominates over solvation energy. The lattice energy dominates over, the lattice energy dominates over when the difference between the radius of cation and anion of ionic compound is smaller, the lattice energy dominates over। अब यहां ध्यान से देखिए, NaF, NaCl dominates over solvation energy, NaBr, NaI। कोई डाउट है तो पूछिए, ध्यान से देखिए। ये R प्लस, ये R माइनस, डेल्टा R प्लस आइन माइनस के यहां सबसे कम होगा डिफरेंस इन कैटायन एंड एनायन का रेडियस, क्योंकि दोनों सेम साइज का है। मान लीजिए कि ये 10 एंगस्ट्रॉम का है, ये 11 एंगस्ट्रॉम का है, तो डिफरेंस क्या होगा 1 एंगस्ट्रॉम का। लेकिन यहां पर ये R प्लस है और ये क्या है R माइनस है। यहां जो डेल्टा R होगा वो क्या होगा, काफी बड़ा होगा, यहां जो डेल्टा R होगा वो काफी छोटा होगा। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। अब आप पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कैटायन एंड आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज लार्जर, ज्यादा है, तो कौन सा एनर्जी डोमिनेट कर रहा है, जिसका सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई, फिर उससे कम, फिर उससे कम और इसकी सबसे कम। वैसे अगर सिर्फ सिंगल फैक्टर कंसीडर कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था, इसकी सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम, पर आंसर है क्या, इसकी सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, जो लास्ट का यही 2 पॉइंट बताया, और इंडिविजुअल आइटम खाली लिख दे, या तो कंपाउंड लिखा ना, लेकिन अगर खाली आइटम लिख दे, जैसे एक सवाल ऊपर दिए थे
Li, K, Na, खाली एक सिंगल एटम लिख दिया, तब उधर वाले कॉन्सेप्ट से आंसर आएगा। जब कंपाउंड लिख देगा तो दोनों के रेडियाई को कंसीडर करके आंसर करना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़कर ध्यान में रखना है कि आपको इंडिविजुअल एटम्स का सॉल्युबिलिटी पूछा है कि कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पूछी गई। अगर कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी पूछा है तो आंसर कहां से निकलेगा? यहां से। अगर सिर्फ सिंगल एटम, मान लीजिए इसी सवाल में F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस रहता, तब आंसर कहां से निकलता? फिर पीछे वाले कॉन्सेप्ट से। पर अभी यहां पे चूंकि मिक्स करके दिया है, मतलब दो एटम है यानी कंपाउंड बना दिया, तो आंसर कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। इसी का एक दूसरा एग्जांपल, ऐसा नहीं दे, एक तो कांस्टेंट रहना ही होगा, नहीं तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। रेडियस थोड़े सबका याद करके बैठे हैं। सेकंड है BeSO4, ये पहला सवाल है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट बिट है। सेकंड बिट BeSO4, MgSO4, CaSO4, BaSO4, ये सपोज करिए दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर निकालिए, आपसे पूछ रहा है ऑर्डर निकालिए। तो सल्फेट आयन एक बड़ा आयन है, सल्फेट आयन जो है ये एक बड़ा आयन है, तो ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, तो डिफरेंस इन रेडियाई यहां पे ज्यादा होगा कि कम होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी साइज इसका क्या है? बड़ा है, और ये भी साइज इसका क्या है? बड़ा है। तो अगर इसे मैं R प्लस बोल रहा हूं, इसे मैं R माइनस बोल रहा हूं, तो इसका डेल्टा R काफी कम होगा। वेरएस इस केस में ये छोटा है और सल्फेट बड़ा है, ये अगर R प्लस है, ये अगर R माइनस है, तो यहां डेल्टा R क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां पर डिफरेंस इन रेडियस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन ज्यादा होता है, उसका सॉल्वेशन एनर्जी डोमिनेट करता है किसके ऊपर? लैटिस एनर्जी के ऊपर। तो इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगा? इसमें सॉल्युबिलिटी BeSO4 का ज्यादा होगा और इसका कम। वेयर इसमें सॉल्युबिलिटी, तो ऐसा नहीं है कि सीधे साइज से आपका आंसर आ रहा है, आंसर किससे आ रहा है? डिफरेंस इन रेडियस से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड, आखिरी टॉपिक आयनिक कंपाउंड। तो ये समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। एक सवाल और दूं, LiOH, NaOH, KOH एंड CSOH सॉल्युबिलिटी बताना है। LiOH, NaOH, KOH एंड CSOH सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम? OH ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। OH का साइज बड़ा नहीं होता, सल्फेट का साइज बड़ा होता है, क्योंकि सल्फर बड़ा, उस पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, SO4 है ना, 4 ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ओवरऑल साइज बहुत बड़ा है। लेकिन OH ज्यादा बड़ा नहीं होता, H तो बहुत छोटा सा, उसमें ऑक्सीजन भी छोटा ही साइज का होता है। तो अगर ये छोटा है, लिथियम भी छोटा ही होता है, तो दोनों छोटा हो गए, तो डिफरेंस इन रेडियस किसकी जगह पे कम हो जाएगा? LiOH में कम होगा, और डिफरेंस इन रेडियस सबसे ज्यादा किस में होगा? CSOH में। तो आंसर सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा? CSOH का ज्यादा होगा और LiOH का कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक के साथ ध्यान रखिएगा। अपने पास 3 ही कहानी पढ़े हैं, एक लैटिस एनर्जी, एक आयनाइजेशन एनर्जी, एफिनिटी के बारे में, और सॉल्वेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है बाकी दोनों चीजों के ऊपर, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ये लैटिस एंथैल्पी फर्दर हमने 2 फैक्टर पढ़ा था, चार्ज भी और साइज भी, और सॉल्वेशन एनर्जी भी 2 फैक्टर, चार्ज भी और साइज भी। हम लोगों को अगर सिंपली एलिमेंट दे दिया, आयन दे दिया, कंपाउंड नहीं दिया, तो डायरेक्टली आप वहीं से आंसर कर दीजिएगा। जैसे ही कंपाउंड दे दिया और सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो फिर उसका आंसर कहां से निकलेगा? रेडियस से। लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज
ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की? पहला तो है उसका फिजिकल स्टेट। पहला है उसका फिजिकल स्टेट। तो आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए इसका फिजिकल स्टेट? चूंकि आयनिक कंपाउंड है, ज्यादातर कैसे होते हैं? एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर। तो लिखिए फिजिकल स्टेट के अंदर these compounds generally exist as crystalline solids. These compounds generally exist as crystalline solids, exist as crystalline solids having थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हैविंग 3D स्ट्रक्चर। और मैंने आपको 3D स्ट्रक्चर इसका बनाकर दिखाया था, याद है? एक लैटिस एंथैल्पी में हमने इसका 3D स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था, ठीक है? एंड देयर एग्जिस्ट अ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। व्हाट डू यू मीन बाय कूलम्बिक फोर्स? देयर एग्जिस्ट अ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। What do you mean by Coulombic force? Coulomb's force। और Coulomb's force किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। And there exists a Coulombic force of attraction between them। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। और पॉइंट नंबर 2 है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या करता है? काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या करता है? काम करता है। इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, की है ना? याद करिए। पॉइंट नंबर 2 है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होगा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है लैटिस स्ट्रक्चर में, और चूंकि ये लैटिस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो भी क्या लगती है? ज्यादा लगेगी। ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वो भी क्या लगेगी? ब्रेक का स्पेलिंग क्या होगा? BRAKE, EAK। हाँ, ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी, ब्रेकिंग एनर्जी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर ब्रेकिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा मतलब एक्चुअली हीट ज्यादा, और हीट ज्यादा मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये सिंपल लॉजिक है, इसमें तो कहीं कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। लिख दीजिए इन आयनिक कंपाउंड्स द आयंस आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। इन आयनिक कंपाउंड्स the ions are tightly held together. The ions are tightly held together with electrostatic force of attraction. With electrostatic force of attraction. Therefore, to break the lattice, high amount of energy is involved. Therefore, to break the lattice, high amount of energy is involved. एंड हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला चलें पॉइंट नंबर 3 की ओर। हाँ, देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या लगता है क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। पूरी सॉल्युबिलिटी अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। सॉल्युबिलिटी में क्या डिस्कस किया है? सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जिसका सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है लैटिस एनर्जी से, वो पर्टिकुलर सॉलिड डिसॉल्व करता है सॉल्यूट में। और ये लॉजिक कब काम करता है?
ये लॉजिक काम करता है जब हम बात कर रहे हैं लाइक डिसॉल्व लाइक में। आप लाइक को अनलाइक में डिसॉल्व करिएगा, फिर ये लॉजिक नहीं काम करेगा, क्योंकि वहां पे सॉल्युबिलिटी होगी ही नहीं। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है पोलर सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है। डिसॉल्व करना डिपेंड करता है इन बातों के ऊपर। और लास्ट में जो तीसरा पॉइंट बताया था, क्या बताया था? कि R प्लस नहीं, डेल्टा R अगर किसी का ज्यादा है तो वहां पर सॉल्वेशन एनर्जी क्या करता है? सॉल्वेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर, पढ़ाए थे ना, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, डोमिनेट्स ओवर लैटिस एनर्जी। और अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी पे तो वो क्या कर जाएगा? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी है, करेक्ट। ये कंक्लूजन टाइप का एक हो गया। डन। बढ़े आगे। पॉइंट नंबर 4, अगला पॉइंट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सीधा सीधा लॉजिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। इसमें दो कंडीशन है। अगर वो मोल्टेन स्टेट में है, किसमें है? मोल्टेन स्टेट में है, तो यहां रेडियस जिसका कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट मतलब पूरा का पूरा लिक्विड है, उसको आप खाली मेल्ट कर दिए हैं, सीधे मेल्ट कर दिए हैं। लेकिन इसमें पॉइंट नंबर 2 है, व्हाट इज सेकेंड पॉइंट? पॉइंट नंबर 2 है, अगर ये एक्वा स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? एक्वा स्टेट में है। अगर एक्वा स्टेट में है तो फिर यहां पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रेशन रेडियस क्या है? ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी कम है। और इसका उल्टा भी ट्रू है एक्वस स्टेट में। और तीसरा इसमें एक और आर्ग्यूमेंट है कि अगर वो सिंपली सॉलिड स्टेट में है, तो देयर इज नो कंडक्टिविटी। सॉलिड स्टेट में इसकी कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती है। और ये सारी कंडक्टिविटी क्यों है इसमें और इसमें? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स या आयनिक कंपाउंड। लिख लीजिएगा, द कंडक्टिविटी इन आयनिक कंपाउंड इन मोल्टेन और aqueous state is due to the presence of free electron और आयन। और जहां कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन होंगे वहीं कंडक्टिविटी होती है। डन।
आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, डायरेक्शनल नेचर, फिफ्थ पॉइंट होगा ना, आखिरी पॉइंट है डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है ना वो डायरेक्शनल होता है, अगर इधर इससे साथ बॉन्ड बनाना है तो ये डायरेक्शनल है, वेरएस इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये सोडियम है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो क्लोरीन अगर यहां से भी अप्रोच करेगा तो भी वही बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन यहां से अप्रोच करेगा तो भी वही बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन यहां से अप्रोच करेगा तो भी वही बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं क्लोरीन इधर से, बोला तुम इधर से क्यों आ गए, हम तो बात नहीं करेंगे चौकट्टी, ऐसा नहीं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, क्लोरीन कहीं से भी आए, क्योंकि जहां से भी आएगा चार्ज दो होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जहां कहीं भी दो चार्ज होगा उसकी पोजीशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है, ये पॉजिटिव है और किसी भी डायरेक्शन में अगर नेगेटिव है, दूरी पे डिपेंड करेगा। बिकॉज आपको याद होगा मैंने फोर्स लिखवाया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कंबाइन करके लिखा था तो लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स जो है ये इन बातों पर डिपेंड करता है कि चार्ज की वैल्यू क्या है और उसके बीच की दूरी क्या है, पर किस दिशा से आ रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लिख दीजिए आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर because the charge exists in spherical form, the charge exists in spherical form, and sphere is a symmetrical structure, and sphere is a symmetrical structure, तो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। देखिए ऐसा अगर कोई चीज है तो इसको डायरेक्शन से लेना देना है, पर कोई चीज स्फेरिकल है, ऐसे आइएगा तो भी वही, और ऐसे आइएगा तो भी वही, ऐसे आइएगा तो भी वही, कि ऐसे आइएगा तो भी वही। स्फेयर में कोई डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, पर इसको डायरेक्शन से मतलब है। क्यों? मान लीजिए आप ऐसे हैं और अगर कोई ऐसा आ गया तो फिर इसका ओवरलैपिंग संभव नहीं है। आपको हम बताए थे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए ना केमिकल बॉन्डिंग, तो ये याद रखिएगा। क्लियर? तो ये इसका डायरेक्शन नहीं है। डन। यहां पे जाके आपका आयनिक बॉन्ड क्या हो गया? समाप्त हुआ। अब अगला जो थ्योरी है उसका नाम है फेजान्स रूल। क्या नाम है? फेजान्स रूल। अब फेजान आएंगे और फेजान बोलेंगे कि भाई आप जो कह रहे हैं ना कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप का बॉन्ड होता है, ऐसा नहीं है। एक और टाइप का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और हर आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और हर कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे आयनिक से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? अब कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। देखने थ्योरी भी कितना सिस्टमैटिक तरीके से सजाया हुआ है कि अब आयनिक खत्म हुआ, अब कोवेलेंट की ओर जाना है। बीच में फेजान की थ्योरी आ गई जो कह रहा नहीं 100% कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता, 100% कोई भी बॉन्ड आयनिक नहीं होता है। तो अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है फेजान्स रूल। बहुत बहुत धन्यवाद।